हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट हस्तियों को ठिकाने लगाता एक क्रिमिनल। सिद्धू मूसेवाले की हत्या, सलमान के घर पर फायरिंग और उसके बाद एक राजनेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी कबूल करना। और सबसे ताज्जुब की बात यह है, साथ में ये भी कहना कि जो सलमान और दाऊद की मदद करेगा उसका अंजाम यही होगा। इन्हीं सब बातों को लेकर, जिसमें लानिस बिश्नोई है, बाबा सिद्दीक है, सलमान है, काला हिरन है और इसके अलावा दाऊद भी है, हमने बहुत दिलचस्प रिपोर्ट बनाई है। शुरू से आखिर तक पूरा देखिए। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों। आपको याद होगा कि किसी ज़माने में हिंदुस्तान का डॉन दाऊद इब्राहिम को माना जाता था। मुंबई से शुरू हुई उसकी बदमाशी की कहानी की शुरुआत दुबई होते हुए पूरे देश में इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त कर चुकी थी। फिर वो इंटरनेशनल डॉन बन चुका। सूत्रों की अगर माने तो एक छोटे से मामूली से गुंडे को, जो किसी ज़माने में मुंबई का एक मामूली गुंडा हुआ करता था, उसको नेशनल और इंटरनेशनल डॉन बनाने में तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार और एजेंसियों का बड़ा हाथ था। उसका कारण ये बताया जाता है कि उस समय जो सबसे बड़ा डॉन मुंबई का या हिंदुस्तान का माना जाता था, हाजी मस्तान को माना जाता था। और हाजी मस्तान की उस वक्त जो ख्याति थी वो बहुत ऊंची थी। हाजी मस्तान का कहते हैं उस टाइम में क्राइम की दुनिया में बड़ा रुतबा था, बड़ा मान सम्मान था। उसको डाउन करने के लिए तत्कालीन सरकार और एजेंसियों ने दाऊद को ऊपर उठाया था। बहरहाल दाऊद के नाम पे बहुत राजनीति हुई, आज तक होती है। और ये सच्चाई है कि वो आज तक भारतीय एजेंसियों के, भारतीय पुलिस के हाथ नहीं आया। यानी भारत की सरकार, भारत की एजेंसियां आज तक दाऊद को पकड़ने में तो क्या, छूने में भी नाकाम रही हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि आज तक उनके पास उसका असली फ़ोटो भी नहीं है कि इस वक्त वो किस कंडीशन में है। आज जब कभी उसका फ़ोटो मीडिया में वायरल होता है तो वही 40 साल पहले वाला फ़ोटो कि वो वहाँ पर रेस क्लब में बैठा हुआ है या कहीं पे और किसी जगह पर है, वो फ़ोटो के ज़रिए उसकी ख़बरों को दिखाया और दर्शाया जाता है। लेकिन उसका असली फ़ोटो भी भारतीय एजेंसियों के पास में नहीं है। ये एक सच्चाई है। जबकि हमारे देश के सुपर कॉप अजीत डोभाल, जिन्होंने बड़े बड़े देशों में जाके वहाँ पर काम किए हैं, भारतीय सरकार के लिए काम किए हैं, जिसको चाहा है उसकी सरकार पलट दी है, जिसको चाहा है उसको नेस्त नाबूद कर दिया है, जिसको चाहा है गिरफ्तारियाँ करा दी हैं, जिसको चाहा है उन्होंने पकड़ लिया है, लेकिन वो भी दाऊद तक पहुंचने में अभी तक नाकाम है, या उनकी नीतियों ने, ये समझ लीजिए, इसमें काम छोड़ दिया। खैर, ये चैप्टर तो अब पुराना हो गया है। दाऊद इस वक्त कहाँ है सही से ये भी नहीं मालूम है। कोई कहता है दुबई में है, कोई कहता है पाकिस्तान में है, कोई कहता है कहीं और है। दाऊद के सैकड़ों साथी मारे जा चुके हैं, सैकड़ों वैसे ही मर गए हैं। और उसके बावजूद भी कहते ये हैं कि उसका नेटवर्क आज तक जारी है। वो जिसको चाहता है मरवा देता है, जिसको चाहता है उसकी सुपारी दे देता है, जिसकी चाहता है प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है। जबकि उसकी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी को कई बार नीलाम भी कर चुकी है और उसके अलावा कई बार लुकआउट नोटिस भी जारी की हैं। खैर, जैसे कि मैंने कहा कि ये चैप्टर तो अब पुराना हो गया। अब बात करते हैं उस नए अध्याय की जो आजकल तूल पकड़े हुआ है। अब बात करते हैं लारिस बिश्नोई की। आजकल लारिस बिश्नोई हर घर में, हर चैनल पे, हर मोबाइल में, हर जगह पर छाया हुआ है, हर जगह पे चल रहा है। उसकी इस वक्त ख्याति शाहरुख खान या सलमान खान से कम नहीं है। और सलमान खान से इसलिए कम नहीं है कि अब उसके जो मुद्दे हैं वो सलमान खान के साथ में जुड़े हुए हैं। वो उस वक्त सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था जब एक बड़े टीवी चैनल के पत्रकार ने उसका इंटरव्यू लेकर खुलेआम टीवी पर दिखाया था कि उसमें इंटरव्यू के दौरान उसने साफ साफ कहा था कि अब ज़िंदगी का एक ही मकसद है हमारी, कि सलमान की हत्या करना। यानी खुलेआम टीवी पर वही बयान दे रहा है और जेल से बंद उसका ये इंटरव्यू चल रहा है कि हम खुलेआम, उसने कहा है कि हम सलमान को जब तक नहीं मारेंगे तब तक हमारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। कारण उसने ये बताया था कि जो अब से 20-25 साल पहले सलमान ने वहाँ एक शूटिंग के दौरान, कहते हैं कि काले हिरन की हत्या की थी, उसके बदले में वो उसकी जान लेना चाहता है। लारिस बिश्नोई का ऐसा दावा था। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जेल की हाई सिक्योरिटी से उसका इंटरव्यू कैसे वायरल हुआ, या उस पत्रकार तक वहाँ पर कैसे पहुँच हुई, या उस पत्रकार से कैसे उसका कांटेक्ट हुआ। उसने आधे घंटे से ज़्यादा लंबा इंटरव्यू दिया और पूरे देश ने देखा था कि किस तरह से उसने उसमें ललकारा था, उसने जो है चेतावनियाँ दी थी। ये अलग बात है कि आज कई महीने के बाद, बल्कि कई एक साल के बाद, आज अखबार में खबर आई है
कि उस समय के जो अधिकारी रहे हैं, जो जेल में अधिकारी थे उस समय के, जो उसकी सिक्योरिटी के अधिकारी थे, उनको सस्पेंड किया गया है। यानी ये एक्शन अब जबकि लॉरेंस की जब इस वक्त पारा जो है, जो क्राइम का पारा जो है, क्राइम का ग्राफ जो है उसका ऊपर को जा रहा है, तब उन अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है। और 2 दिन पहले की खबर ये थी कि उसके भाई के ऊपर NIA ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। तो क्या सरकार अपने आप इनको प्रोटेक्शन देने के साथ साथ पब्लिसिटी भी प्रदान कर रही है? बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा तो इसमें सवाल ये है कि 2 दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई के भाई के ऊपर जो 10 लाख रुपए का इनाम NIA ने घोषित किया, तमाम मीडिया अखबारों में उसकी खबरें छपी, तो जो लोग नहीं भी जानते थे वो भी जान गए कि लॉरेंस बिश्नोई का कोई भाई भी है जो बड़ा डॉन है। तो क्या इससे सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्या उन लोगों को और खौफजदा कर रही है जिनके नाम से पब्लिक अब पहले ही डरी हुई है? वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डरी हुई है कि जो लोग खुलेआम जेल से बैठ के हत्या की वार्निंग, चेतावनी दे सकते हैं, वो लोग जाके, जैसे कि मीडिया में खबरें आई हैं कि पिछले दिनों सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग कर सकते हैं, वो लोग जो खुलेआम एक बड़े राजनेता बाबर सिद्दीकी की हत्या करा सकते हैं, उन लोगों के ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम, और अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से भी कहते हैं कि वो बाहर है, इसलिए 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। तो क्या आम पब्लिक के अंदर और खौफ पैदा करने की कोशिश नहीं है? ये जब सब बातें सुनेगी तो आम जनता के ऊपर और खौफ नहीं आएगा, या इन लोगों से ज़्यादा नहीं डरेगी कि ये इतने बड़े क्रिमिनल हैं कि 10-10 लाख रुपए के इनाम हैं और सरकार के हाथ भी नहीं आ रहे हैं? सबसे बड़ा तंत्र है वो मुखबिर तंत्र होता है। सब जानते हैं कि पुलिस मुखबिर तंत्र पे काम करती है। अगर पुलिस चाहे तो अपने मुखबिरों के ज़रिए उसको पकड़ सकती है, लेकिन इतनी पब्लिसिटी उनको देने के पीछे क्या कोई राजनीतिक साजिश है? और दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो आदमी बाहर है उसके लिए तो 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि उसने सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग में उसको वांछित करार दिया गया है। जो शख्स जेल में बैठा हुआ जिम्मेदारियां ले रहा है कि मैंने ही बाबर सिद्दीकी की हत्या में मेरे ग्रुप का ही हाथ है या मेरा हाथ है, और जो शख्स खुलेआम कह रहा है कि मैं सलमान की हत्या कराऊंगा, उसके ऊपर और कितने मुकदमे एमिटमेंट किए गए इन सब बातों से? क्या इसकी किसी ने कोई जानकारी दी है? किसी सरकार की जिम्मेदारी ने जानकारी दी है कि उसके ऊपर कोई और मुकदमे उसके ऊपर बढ़ाए गए हैं, या उसके ऊपर कोई और कार्रवाई की है, या सरकार में बैठे किसी जिम्मेदार ने कोई ऐसा बयान दिया है कि इस प्रकार के इनके बयानों को जनता गंभीरता से नहीं ले? ये जो इनके बयान है ये कोरी बकवास है, इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करे। सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ जो देश के अंदर होती है वो सरकार होती है, और सरकार ऐसे माफियाओं को, ऐसे दबंगों को कुचलने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इस देश में जिसको भी रहना होगा वो कानून संविधान की बात मान के रहना पड़ेगा, और जो लोग यहाँ पर दबंगाई, बदमाशी या कुछ दिखाएंगे तो उनकी जगह आम समाज में नहीं है। जैसे कि हमारे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा। याद है आपको इलाहाबाद की वो घटना, जब सड़क पर राय का जब मर्डर हुआ और उसके अंदर नाम अतीक का आया, तो उन्होंने खुलेआम विधानसभा में कहा था कि छोड़ूंगा नहीं, मिट्टी में मिला दूंगा। और सब ने देखा कि देश में क्या हुआ। अतीक के ऊपर आरोप था, अतीक के ऊपर ये आरोप था कि अतीक ने अपने गुर्गों से उनको मरवाया, जबकि अतीक उस समय जेल में था। और फिर अतीक का, उसके भाई का या उसके परिवार का क्या हुआ? वाकई में उन्होंने मिट्टी में ही मिलवा दिया। होना ऐसे ही चाहिए। अगर दबंगों के खिलाफ कोई एक्शन लेना हो तो योगी आदित्यनाथ से सीखे कि कैसे एक्शन लिया जाता है। अब बात फिर वही आ जाती है कि योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन से अतीक और उसके परिवार, जिन्होंने दबंगई के सहारे अपना राजपाट स्थापित किया था, उनका तो ख़त्म हो गया, सत्यानाश हो गया। और फिर ये मौत जब मुंबई में बाबर सिद्दीकी की जो हुई थी, बीच सड़क पे इनको भी मारा गया था, ये भी राजनेता थे। तो इनके कातिलों को, या इन जिन लोगों ने इनकी जिम्मेदारियां ली हैं, वो तो आपके पास खुद कस्टडी में मौजूद हैं। उनके लिए आपके पास क्या इलाज है? सवाल बहुत हैं जो आम आदमी के जहन में उठते हैं, तमाम जनता के जहन में उठते हैं, मीडिया के जहन में उठते हैं, और हम लोग उन सवालों को उठाते हैं। लेकिन हम लोग सवाल ही उठाते हैं, लेकिन जवाब मांगना आपका काम है। काय के ज़रिए? वोट के ज़रिए। जी हाँ, जो चुनी हुई आपकी सरकारें हैं, आपके वोट के द्वारा आप अपने प्रतिनिधियों से इन सवालों के जवाब मांगिए कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। नमस्कार, मैं आरिफ खान। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते।